Hello everyone. Have you ever wondered when you purchase a soda bottle or a soft drink bottle from a shop, the bottle is at equilibrium, but the very instant you open the bottle, what happens? It turns into fizz and it bursts into bubbles. So what makes this whole system react? ये फिज क्या है और ये कैसे क्रिएट हुआ? कभी ना कभी तो आप सभी ने ये सोचा होगा, आपके मन में ये सवाल उठा होगा. तो आप सभी के इन सवालों का आंसर करने के लिए here is your Sarthi Ishika Bansal from the batch Yakin 2.0 with my new topic Lee Chatelier's principle from the chapter Chemical Equilibrium. But before you open your books, I just want you to think, जब winters आने start होते हैं तो हम क्या करते हैं? We start feeling cold, so we start wearing jackets, we use blankets. क्यों? We are trying to oppose this change in temperature, जिससे हमें ठंड ना लगे. Similarly, when we spray perfume or room freshener in one corner of the room, we can smell it in the other corner as well after some time. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सोचा है आपने ये सब के बारे में? So chemistry lives everywhere. I already told you in all my classes. चाहे आपके घर की किचन हो, आपके घर का वार्डरोब हो, आपके सराउंडिंग्स हो, you can find chemistry everywhere. तो let's start with answering your question कि जब मैम हमने सोडा बोतल ओपन की तो क्या हुआ? जैसे ही आपने कैप ओपन की, उस सोडा बोतल में से प्रेशर रिलीज हो गया. मतलब जब हमने बोतल को हाई प्रेशर पे सील किया था, बोतल ओपन करने से प्रेशर रिलीज हुआ. प्रेशर रिलीज होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बोतल के अंदर डिसॉल्व थी, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ फिज. तो जो हमें फिज दिखाई देती है वो कुछ और नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. जैसे ही गैस एस्केप हो गई, बोतल वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गई एंड नाउ यू कैन यूज इट. So what is this? This phenomena is Lee Chatelier's principle given by the scientist Lee Chatelier. तो ली चैटलियर ने क्या बोला? ली चैटलियर ने बोला कि बच्चों, अगर तुम शैतानी करोगे और शैतानी करके तुम अगर किसी रिएक्शन या किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे, तो ही सेज व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, व्हाट हैपेंस? पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैम आपने बोल तो दिया इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, पर कैसे? इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिस्टर्ब करें? क्लास डिस्टर्ब करना तो हमें अच्छे से आता है ना? So when an equilibrium is disturbed by changing concentration, पहला हो गया आप कंसंट्रेशन चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हो. दूसरा हो गया टेम्परेचर चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हो, या फिर प्रेशर चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हो, और इनर्ट गैस ऐड करके डिस्टर्ब कर सकते हो, और एडिंग इनर्ट गैस. अगर इनमें से आप कोई भी चेंज लेके आते हो इक्विलिब्रियम पे, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल स्टार्ट फाइटिंग बैक. क्यों फाइट बैक करेगा वो? टू नलिफाई द चेंज. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट. कहां शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम? या तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा सकता है या फिर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा सकता है. दोनों डायरेक्शंस हैं उसके पास, डिपेंड करेगा रिएक्शन पे और इफेक्ट पे. सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू नलिफाई द चेंज. नलिफाई का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है, नलिफाई. नलिफाई का मतलब होता है किसी आने वाली चेंज को खत्म करना. तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू नलिफाई द चेंज. कैसे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में. तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम बहुत बार डेली लाइफ में देखते हैं ऑन अ वेइंग स्केल. वेइंग स्केल पे क्या होता है? इनिशियली जब दोनों पेन्स खाली हैं स्केल के, तो दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं कि नहीं? ऐसे दोनों खाली हैं अभी. अगर मैं एक पेन पे 1 kg एप्पल रख दूंगी तो क्या होगा? ये पेन डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. 1 kg एप्पल मैंने इस पे रख दिए, तो क्या ये पेन अपनी पोजीशन पे टिका रहेगा? मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, नहीं, ये ऊपर जाएगा. तो एक पेन नीचे गया, एक पेन ऊपर गया. करेक्ट? क्यों? क्योंकि सिस्टम ने चेंज को नलिफाई किया है. अब मैं क्या करूंगी? अगर मैं इस पेन पर 1 kg का स्टोन रख देती हूँ, तो 1 kg का स्टोन रखते ही ये वाला पेन थोड़ा सा नीचे आएगा और ये वाला पेन ऊपर जाएगा. मैंने चेंज किया सिर्फ एक ही पेन पे, पर शिफ्ट हुए हैं दोनों पेन्स. क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम ट्राई करेगा दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए. अब दोनों पेन्स पे 1 kg वेट हो गया, 1 kg इस पे है, 1 kg इस पे है.
ये पेन अब दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आ गया। सो दिस इज अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हमने चेंज किया था वो चेंज अब नलीफाई हो गया। दिस इज नथिंग बट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती हूं, पहला इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए? रिएक्शन वहां जाएगी जहां जाने से रिएक्टेंट कम हो जाए, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। तो मतलब प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा? रिएक्शन वहां जाएगी जहां जाने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम था पहले वो अब कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। इसी से रिलेटेड नीट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया व्हाई अमोनिया गैस इज साइमल्टेनियसली रिमूव्ड फ्रॉम द चैम्बर। कहने का मतलब है कि जब अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, N2 plus 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इसे हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो क्वेश्चन ये था कि क्यों हम अमोनिया को साइमल्टेनियसली चैम्बर में से रिमूव करते रहते हैं। जब हम अमोनिया को रिमूव करेंगे चैम्बर में से तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहेगी, अमोनिया प्रोडक्शन होता रहेगा। अगर हम इसमें से रिमूव नहीं करेंगे तो या तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगी या फिर अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन सबसे इजी इफेक्ट यही वाला है। इसके बाद आते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी से लिख दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, बताओ। मैंने 2 रिएक्शन बोली, एक मैं बोल रही हूं एक्सोथर्मिक और दूसरी मैं बोल रही हूं एंडोथर्मिक। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है? यस, करेक्ट आंसर्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। जिसको नहीं पता था, जो भूल गया था, मैं लिख देती हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में हम चेंज क्या कर सकते हैं? पहला, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दूसरा हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने की, अब आप खुद सोचो, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है, राइट? मैंने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा? अगर मैं उसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगी तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब वो इस चेंज को अपोज करेगा। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैकवर्ड। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, मैंने टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। मतलब रिएक्शन चाहेगी हीट रिलीज करना, क्योंकि मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, अब रिएक्शन को हीट रिलीज करनी है, तो हीट रिलीज करने के लिए इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है फॉरवर्ड। आई होप एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबको क्लियर हो गई। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एंडोथर्मिक देखो ध्यान से, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, रिएक्शन को हीट चाहिए, तो जब मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी तो क्या होगा? जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो, राइट? इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड जा रही है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपके पास 4 पॉइंट्स है, 2 एक्सोथर्मिक के, 2 एंडोथर्मिक के। आपको मैंने चारों समझा दिए, चारों में से आपको एक याद रखना है। कैसे? देखो, अगर मुझे ये वाला इफेक्ट याद हो गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है, ये मुझे याद है। मुझे क्या करना है, इसका अपोजिट अपोजिट लिखना है। मैंने बोला टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड गई, तो डिक्रीज करने से उसका उल्टा होगा, मतलब बैकवर्ड जाएगी। अब जो हमने एंडो के लिए लिखा है उसका अपोजिट एक्सो के लिए लिख दो। एंडो में जहां फॉरवर्ड था इसमें वहां बैकवर्ड कर दो, इसमें जहां बैकवर्ड था इसमें वहां फॉरवर्ड कर दो। आपको क्लियर हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ग्रेट। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्लियर तो हो गया, पर टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। हम कर रहे हैं इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अभी मैंने पीछे भी बोला था, तो वही मैन्युफैक्चरिंग अभी तक चलती आ रही है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया होती है ये एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है? करेक्ट, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हीट रिलीज होती है। क्लियर हो गया? पर ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये है कि मुझे पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब आपको बताना है कि इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला है लो टेम्परेचर, दूसरा है हाई टेम्परेचर। इन दोनों में से फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? सोचो। फेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं? फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए। क्लियर हो गया? अब बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड कब जा रही है? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो कौन सी है? लो टेम्परेचर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया अभी? ग्रेट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको क्या ध्यान रखना है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आपको रिलेट करना है किससे? मोल्स। कैसे? आपको ध्यान रखना है कि किसी रिएक्शन में जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन के मोल्स इंक्रीज होंगे, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स कम है। तो आपको देखना कैसे है? आपको ऐसे देखना है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम will shift, equilibrium will shift towards less moles, equilibrium will shift towards less moles। कहने का मतलब क्या है? फिर से आते हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब इसमें ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने मोल्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे 4 मोल्स हैं, राइट हैंड साइड पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। अब अगर इस रिएक्शन में मैं प्रेशर इंक्रीज कर देती हूं तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहां जाएगी? हमने बोला अभी रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लेस मोल्स। लेस मोल्स कहां पे है? प्रोडक्ट साइड में, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? हमारा आंसर था लो टेम्परेचर। उसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लो टेम्परेचर के साथ में हाई प्रेशर। तो अगर हम अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में टेम्परेचर कम रखते हैं और प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर दें, इसी में अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दें, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम will shift towards more number of moles, equilibrium will shift towards more number of moles। तो अगर अमोनिया फैन मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो ये रिएक्शन जाने लगेगी बैकवर्ड। क्लियर हो गया? तो इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं, बैकवर्ड भी ले जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया है। आई होप इफेक्ट ऑफ प्रेशर सबको क्लियर हो गया, राइट? जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में यस। ठीक है,
तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल का, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन द नेक्स्ट लेक्चर. एट लास्ट आई वांट टू आस्क यू, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, राइट? तो जैसे यहाँ पे लिखे 12/12/24, इसका मतलब है कि 12 दिसंबर की रात को ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपायर हो गया. सोचे आपने कभी ऐसा कौन सा मैजिक होता है एक्सपायरी डेट वाली रात को कि नेक्स्ट डे हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, बट सेम डे बहुत लोग उस प्रोडक्ट को यूज भी कर लेते हैं, पहले दिन भी यूज कर लेते हैं, बट नेक्स्ट डे नहीं यूज करते. ये डेट्स हमें मेडिसिन पे भी देखने के लिए मिलती है, कॉस्मेटिक्स पे भी देखने के लिए मिलती है, फूड प्रोडक्ट्स पे भी देखने के लिए मिलती है, राइट? तो आपका होमवर्क है कि आपको सोचना है कि ये कौन सा मैजिक है जिसकी वजह से प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया. मिलते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ नेक्स्ट सेशन में. Thank you so much. Hope you all enjoyed the session. See you again.